जय हिंद। आज हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। 5वां टॉपिक है ये आधुनिक भारत का। और पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे प्लासी और बक्सर का युद्ध और अंग्रेज़ों का बंगाल विजय। आज इस टॉपिक में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कि आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे होते हैं और इसके क्या परिणाम रहते हैं और इसके कारण क्या हैं, और आंग्ल मैसूर युद्ध जो था इसके लिए कौन जिम्मेदार थे। इन सभी तथ्यों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और इसे मैप के माध्यम से समझेंगे कि उस समय की वर्तमान स्थितियां क्या थी और किस स्थितियों में यह युद्ध असंभावी हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि बंगाल विजय और प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का स्वतंत्र रूप से क्या कर लिया था, उस क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त कर लिया था और BEIC क्या किए थे, उनका पूर्ण नियंत्रण यहाँ हो गया था। अब आगे इसके पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं कैसे होते हैं और उसके पहले की क्या स्थितियां हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जिस समय क्या होता है कि उत्तर भारत में, भारत के उत्तरी भाग में क्या था, उस समय मुगल साम्राज्य, मुगल बादशाह थे और मुगलों के नियंत्रण में था। हालांकि ये पूरे भारत पर मुगल क्या किए हैं, अधिकार किए हैं और वहाँ से शासन व्यवस्था कायम किए हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि ये मुगल जो थे उस समय क्या हुआ था कि दक्षिण भारत में मुगलों का नियंत्रण प्रारंभ से ही कमज़ोर था, लेकिन औरंगजेब के अंतिम दिनों में क्या हुआ था कि मराठा का उत्कर्ष हुआ था और उनसे काफ़ी संघर्ष हुए थे। और इस संघर्ष के दौरान क्या हुआ था कि दक्षिण भारत पर वो पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सके थे। अब क्या हुआ कि उसी समय दक्षिण भारत में, हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, देखेंगे मुगल काल जिस समय पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। ये जो मुख्य रूप से है यहाँ पे क्या है, इसी क्षेत्र में यहाँ हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में मुगल बादशाह हैं एक ही टाइम में, और दक्षिण भारत में यानी कि दक्कन भारत जो है वहाँ में एक ब्राह्मणी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य, और एक है विजयनगर साम्राज्य। एक क्या है, विजयनगर साम्राज्य, दोनों की स्थितियाँ हैं। और उस समय बहमनी साम्राज्य जो है वहाँ पर छोटे छोटे 5 क्षेत्रीय शासक थे, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, ये सब जो क्षेत्र था बहमनी साम्राज्य का ही था। और ये बहमनी साम्राज्य जो थे ये इन जगहों पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और नीचे विजयनगर साम्राज्य था जिसके संस्थापक हरिहर बुक्का थे। और विजयनगर साम्राज्य जो था हिंदू बहुल्य साम्राज्य था और ये जो है मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल्य थे। तो यहाँ कुछ न कुछ आपसी द्वेष था और इसके कारण से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और यहाँ बहमनी साम्राज्य के 5 शासक जो क्या किए थे कि एक साथ मिलकर और युद्ध लड़े थे और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पराजय हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था और बहमनी साम्राज्य की तरफ से 5 छोटे छोटे शासक थे। उसमें गोलकुंडा था, बीजापुर था, अहमदनगर था, बरार था, ये सब मिल के लड़े थे, एक नहीं लड़े थे, लेकिन ये 4 लड़े हुए थे। और यह युद्ध जो था तालीकोटा का युद्ध था। यह 1665 ईस्वी में हुआ और तालीकोटा जगह है वहीं पे ये युद्ध हुआ था। इसे हम लोग तांगरी का युद्ध भी कहते हैं या राक्षसी युद्ध भी कहते हैं। तांगरी युद्ध या राक्षसी युद्ध इसी को कहा जाता है। 1665 ईस्वी में हुआ था।
और यह तालिकोटा के युद्ध में क्या हुए थे, विजयनगर साम्राज्य जो था उसका विजयनगर की पराजय हुई थी, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था और बहमनी साम्राज्य में जो 5 छोटे शासक थे वो विजयनगर साम्राज्य के जीते हुए क्षेत्रों को 5 भागों में क्या किए कि अपना अपना क्षेत्र पर अधिकार कर लिए और उसी समय जन्म लेता है, वहीं पर एक राज्य बनता है मैसूर। आज उसी से रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि मैसूर जो बनता है, यहाँ पे एक नया क्षेत्र बनता है मैसूर और मैसूर के शासक जो होते हैं हैदर अली होते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानेंगे। तो यह जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ रहे हैं। तो उस समय भारत की स्थितियां क्या थी, उत्तर भारत में कौन से शासन चल रहे थे और दक्षिणी भारत में कौन कौन से राजवंश थे, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऊपर हम लोग देख लिए कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य और तालिकोटा का युद्ध होता है और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय होती है और बहमनी साम्राज्य जीत जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो क्षेत्र होते हैं उसको बांट दिया जाता है। इसी के फलस्वरूप एक नए जगह का निर्माण होता है जिसका नाम हम लोग मैसूर कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होता है, किस तरह से होता है, उस समय की वर्तमान परिस्थितियां क्या है और कहाँ पे है मैसूर, इन सभी तथ्यों पर हम लोग जानेंगे। तो मैप से समझते हैं हम लोग कि ये तो हम लोग जान रहे हैं कि ऊपर मुग़ल बादशाह हैं दिल्ली में और नीचे जो है मुख्य रूप से क्या होता है कि अब जब हम दक्षिण भारत में देखेंगे इसको डिवाइड करके मुख्य रूप से यही समझना है। अगर इसको समझ जाते हैं तो आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग काफ़ी आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उस समय की स्थितियां क्या थी और कौन कौन से राज्य थे और किन किन के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और कौन कौन से इसमें शामिल थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था वह मराठों का था या पेशवा उसको कह सकते हैं। मराठे ही बाद में पेशवा बन गए हैं। तो ये पेशवा का क्षेत्र था और यहाँ का जो क्षेत्र था जो हैदराबाद के आसपास का क्षेत्र है वो निजाम के क्षेत्र थे, ये निजाम का क्षेत्र था। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये दक्षिण भारत में तो ये मैसूर का क्षेत्र था और यहाँ पे क्या थे, एक त्रावणकोर थे जो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे और यहाँ कर्नाटक और मद्रास या पांडिचेरी या पुदुचेरी का क्षेत्र था। और यहाँ पे क्या थे, अंग्रेजी फैक्ट्रियाँ थी। मुख्य रूप से यहाँ अंग्रेज क्या किए हुए थे, मद्रास में जॉर्ज फोर्ट का वो निर्माण किए थे, किलाबंदी किए थे। तो 2 किलाबंदी था उनका, एक तो यहाँ था फोर्ट विलियम जो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पे क्या था जॉर्ज फोर्ट था जो मद्रास में था और उसके बाद ये निजाम का क्षेत्र था। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स से देखते हैं कि अंग्रेज़ों की प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध के बाद उनका जो विस्तारवादी नीति था व्यापार वाणिज्य का, वो क्या था कि अब वो समझ चुके थे कि भारत में कोई ऐसा शासक नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोके। तो क्योंकि संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में उन्होंने क्या किया था, पराजित कर दिया था और उस समय उत्तर भारत में कोई ऐसे शासक नहीं थी जो उनको चुनौती दे। और इस प्रकार से क्या किए थे, वहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या किए थे, बहुत बड़े क्षेत्र पर वो एकाधिकार कर लिए थे। और इस कारण से क्या हुआ था, यहाँ से जो जितने भी टैक्स वगैरह थे और व्यापार वाणिज्य थे और जो रॉ मटेरियल था ये सब आसानी से प्राप्त हो रहा था। यानी कि कंपनी के कमाई का एक अच्छा साधन हो गया था।
और इस साधन के कारण ही क्या कर रहे थे, वो अपने शक्ति का विस्तार कर रहे थे। साम्राज्य का विस्तार तो कर ही रहे थे, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अपने शक्ति का भी विस्तार कर रहे थे और वो नए नए सैनिकों का निर्माण कर रहे थे, सेना का निर्माण कर रहे थे। और इसका मुख्य कारण था कि वो चाहते थे मुख्य रूप से कि हमारा विस्तार जो हो दक्षिण भारत में भी हो। और दक्षिण भारत में विस्तार के लिए उन्होंने क्या किया था कि क्योंकि जब भी जितने भी विदेशी व्यापारी आए वो क्या केप ऑफ गुड होप से आए और दक्षिणी भाग से ही आए, तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या था कि जितने भी फोर्ट या किला था वो समुद्र के किनारे ही था, तो इसलिए अंग्रेज़ों का यहाँ काफ़ी नज़र था। अब ये मुख्य रूप से देख क्या रहे थे कि BCCI की बढ़ती शक्ति क्या था कि डायरेक्ट चुनौती दे रहा था, लेकिन वो बहुत चतुर थे और वो जान रहे थे कि पेशवा भारत में अभी एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसका पहुंच जो है दिल्ली तक है, दिल्ली के बादशाह तक भी है। और इस कारण से BCCI ये नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो चतुर थे, ये मूर्ख तो थे नहीं, वो डायरेक्टली पेशवा पर नहीं आक्रमण करना चाहते थे, इसको चुनौती नहीं देना चाहते थे। और निज़ाम जब क्या हुआ था कि BCCI BEIC क्या किए थे, जब संयुक्त सेना को पराजित किया था बक्सर के युद्ध में, तो निज़ाम ने देखा कि जब यहाँ BEIC पराजित कर रहे हैं, बक्सर के युद्ध जीत गए हैं, तो निज़ाम को यह कहीं ना कहीं एक शंका होने लगा कि हमारा क्षेत्र खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी सटा हुआ क्षेत्र था। तो निज़ाम का कोई अपना स्टैंड नहीं था और निज़ाम जो थे क्या ढूलमुल नीति के थे और उनके पास न कुशल योद्धा था न कुशल सेना था। इसलिए क्या किए थे कि अंग्रेज़ों को उत्तरी सरकार, ये क्षेत्र जो है ये देख रहे हैं यहाँ मैप में, उत्तरी सरकार का क्षेत्र देकर अपने आप को वो क्या हुए थे, सुरक्षित महसूस करने लगे थे। और अंग्रेज को बिना मेहनत का कोई क्या हुआ था कि उत्तरी सरकार का क्षेत्र मिल गया था और प्लस क्या हुआ था कि निज़ाम भी उससे मिल गए थे। तो BEIC निज़ाम के ऊपर तो आक्रमण करने वाला नहीं था, क्योंकि उसको तो खुद वहाँ से मिल रहा था। अब पेशवा पर वो डायरेक्टली आक्रमण नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते थे कि पेशवा बहुत बड़ी शक्ति थी और उसको चुनौती देना उनके लिए काफ़ी कठिन था। अब उनका जो मुख्य रूप से नज़र था BEIC का, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य नज़र था कि मैसूर के क्षेत्र पर, कि मैसूर को किसी न किसी तरह से इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। और मैसूर पर उनका इसलिए नज़र था कि मैसूर जो था काफ़ी उस समय का ये समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, समुद्र के किनारे था। यहाँ पर इनको क्या था, व्यापार वाणिज्य काफ़ी उन्नत था, उच्च कोटि के थे। और यहाँ क्योंकि खुद का इनका अपना बंदरगाह था, हालांकि ये तो बंदरगाह जो था फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था, फिर भी मैसूर के जो राजा थे, शासक थे, वो क्या कर रहे थे, इस पर यहाँ से व्यापार वाणिज्य करते थे। माही बंदरगाह था जिसका वो उपयोग करते थे, तो इससे व्यापार वाणिज्य यहाँ उन्नत था। दूसरा था मैसूर का उस समय का क्षेत्र जो था, यहाँ क्या था, कृषि अच्छा होता था, काफ़ी अच्छे होते थे, उन्नत किस्म के होते थे। इसलिए अंग्रेज़ों की नज़र वहाँ था जहाँ पर कुछ न कुछ विशेष हो और जहाँ से धन संपदा प्राप्त की जा सके। तो वो खाली जगह पर जाने वाले नहीं थे, क्योंकि वो मुख्य उनका एक टारगेट ही था कि भारत से धन प्राप्त करना। अब तो वैसे ही क्षेत्र में जाएंगे जहाँ से उन्हें धन की प्राप्ति हो। अब तीसरा था, यहाँ एक इनके आय का मुख्य साधन था, जो मैसूर का क्षेत्र था, यहाँ चंदन की लकड़ियाँ काफ़ी महंगा था, काफ़ी था, जंगल था, इसलिए चंदन के लकड़ी काफ़ी कीमती होते थे। तो ये भी इनके क्या आय का एक मुख्य साधन था।
को मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि किसी न किसी तरह से मैसूर पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए और मैसूर के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया जाए, ताकि व्यापार वाणिज्य और उनका अन्य भागों पर नियंत्रण और ज़्यादा सुदृढ़ हो सके। क्योंकि यहाँ पर मद्रास में जो जॉर्ज फोर्ट था, किला था उनका, इससे सटा हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र पर वो नियंत्रण करना चाहते थे और इस बंदरगाह का वह अपने उपयोग में, डायरेक्टली उपयोग में लाना चाहते थे। अब हम लोग देखें बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर कि उस समय की स्थिति में क्या स्थितियां बन रही थी कि यहाँ पेशवा, यहाँ निज़ाम, यहाँ कर्नाटक का क्षेत्र जिस पर अंग्रेज़ों का ही नियंत्रण है, यहाँ मैसूर है, और ये उत्तरी सरकार तो निजाम दे ही दिए थे, और यहाँ त्रावणकोर था जो अंग्रेज़ों के पहले से ही मित्र थे। यानी कि मैसूर कहीं न कहीं चारों तरफ से क्या था, घिरा हुआ था। अब किस तरह से क्या परिस्थितियाँ बनती है और कैसे मैसूर का मैंने BEIC से युद्ध होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैसूर के पिछले शासकों का कुछ इतिहास हम लोग देखते हैं कि मैसूर का जिस समय उत्पत्ति हुआ, मैसूर में कैसे कैसे राजवंश आए हैं, इसके बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिस समय मैसूर बना, क्योंकि ये मुख्य रूप से क्या था, बहमनी साम्राज्य जब तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर को साम्राज्य को पराजित करते हैं, तो इसी क्षेत्र में क्या हुआ था, मैसूर का क्षेत्र का उद्भव हुआ था और ये क्षेत्र बना था। तो यह क्षेत्र जो था, यहाँ के शासक, वहाँ एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिस वंश का नाम है वाडियार वंश। वाडियार वंश काफ़ी ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि वाडियार वंश कहाँ पे क्या होता है कि उभरता है और किस तरह से इसके शासक होते हैं। तो वाडियार वंश मैसूर के क्षेत्र में उभरते हैं और वहाँ के शासक जो होते हैं चिक्का कृष्ण राज होते हैं, और उसके दो सेनापति होते हैं, एक नंदराज होते हैं, देवराज होते हैं। ये दोनों के दोनों सेनापति हैं और काफ़ी योग्य सेनापति हैं, और इनके कुशल नेतृत्व के कारण ही मैसूर जो है एक समृद्ध प्रांत के रूप में उभर कर सामने आता है। और उस समय वहाँ के नंदराज जो सेनापति थे, उनके ही सेना में हैदर अली नाम का एक सैनिक था। हैदर अली नाम के एक सैनिक थे जो कुशल नेतृत्व करता थे और कुशल योद्धा भी थे, और इनके अंदर कूटनीति, राजनीति सभी गुण क्या हुए थे, भरे हुए थे, और ये कहने के लिए साधारण सैनिक थे। और इन्होंने क्या किया था कि जब हैदर अली नंदराज की सेना में आए, उस समय क्या हुआ कि 1755 ईस्वी में 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में उन्होंने क्या किया था, शस्त्रागार का स्थापना किया था, शस्त्रागार बनाया गया था, और उस शस्त्रागार का नियंत्रण इन्हीं के हाथों में था, और ये फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आधुनिक शस्त्रागार जो डिंडीगुल में बनाया गया था वह किनके सहयोगों से बनाया गया था, तो फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। और वो कौन बनवाए थे, तो 1755 ईस्वी में हैदर अली ने। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहीं पर क्या होते हैं कि हैदर अली की शक्ति का विस्तार होता है, और धीरे धीरे आगे चल के हैदर अली इतने प्रभावी हो जाते हैं कि आगे चल के वो नंदराज का हत्या कर देते हैं। और नंदराज की हत्या के बाद क्या होता है कि हैदर अली ने मैसूर का स्वतंत्र सत्ता का वागडोर अपने हाथों में ले लेता है और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। मैसूर का स्वतंत्र शासक के रूप में वो घोषित कर देते हैं। कब करते हैं, तो 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में क्या करते हैं
कि हैदर अली स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करते हैं मैसूर का, और मैसूर के पूर्ण बागडोर उस समय अपने हाथों में ले लेते हैं। और यहाँ से अब कहानी शुरू होती है। अब मैसूर का जब शासक के रूप में, स्वतंत्र शासक के रूप में जब हैदर अली यहाँ बनते हैं तो उनके सामने परिस्थितियाँ काफ़ी विषम था, क्योंकि उसके ऊपर पेशवा का शासन चल रहा था, काफ़ी शक्तिशाली थे, और इधर निज़ाम थे, इधर BEIC का फोर्ट था। और वैसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, वहाँ मैसूर को सुरक्षित रखना उनके लिए एक कठिन चुनौती था, लेकिन फिर भी वो कुशल योद्धा थे और कुशल सेनापति के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। और इसका परिचय देते हुए उन्होंने अपने सीमा क्षेत्र पर क्या हुआ कि अपने आप को सुरक्षित स्थापित करने के लिए क्या हुआ, शुरुआती दिनों में हालांकि मराठाओं से संघर्ष होता है, उतना अच्छा बनता नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि अपने कूटनीति के कारण क्या हुए कि इन्होंने कुछ इनको अपने तरफ से लगभग कुछ पैसे देकर, क्योंकि यहाँ से मराठा चौथ सरदेशमुखी कर वसूला करते थे, लगभग ये 35 लाख रुपए देकर ये क्या किए थे कि पेशवाओं का सहयोग प्राप्त किया था। अब हम लोग आगे देखते हैं, निज़ाम से उनको डर नहीं था, निज़ाम तो मुख्य रूप से क्या थे, ढुलमुल नीति के थे, और वो उनका अपना खुद का स्टैंड नहीं था, लेकिन उनको मुख्य रूप से जो खतरा दिखाई दे रहा था और BEIC से। और यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्हें यह पता चल गया था, आभास हो गया था, इसी कारण से उन्होंने क्या किया था कि डिंडीगुल में शस्त्रागार का आधुनिक शस्त्रागार बनवाए थे, ताकि जब कोई आक्रमण करे तो उससे इसकी सुरक्षा की जा सके, मैसूर का सुरक्षा कर सके। अब आगे क्या होता है, इसी क्रम में BEIC क्या करते हैं कि वो तो मानने वाले थे नहीं, किसी न किसी तरह से ये युद्ध चाहते थे कि मैसूर पर मेरा नियंत्रण हो। तो वैसे सबसे पहले तो अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, और इस 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि उस समय कौन राजा थे, किस ईस्वी सन में हुआ और इसके क्या परिणाम हुए, उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे, इन सब चीज़ों में, और कैसे कैसे युद्ध होता है और कौन कौन सी संधियाँ होती है, इसके बारे में हम लोग एक चार्ट के से समझेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के जो शासक होते हैं वह क्या कौन होते हैं, हैदर अली होते हैं। और यह युद्ध जो होता है 1767 से लेके 1769 तक लड़ा जाता है। 1769 तक ये युद्ध होता है, और इस युद्ध का मुख्य कारण था कि यहाँ अंग्रेज जो थे क्या किए कि BEIC निज़ाम और पेशवा से मिलकर उन्होंने युद्ध करना मैसूर को डायरेक्टली चुनौती देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हैदर अली काफ़ी कुशल राजनीतिज्ञ थे, इस चीज़ को जल्दी से ही भांप जाते हैं, और उन्होंने क्या किया था कि इस स्थिति को भांप कर मराठा को 35 लाख रुपए देकर अपने पक्ष में कर लिया था। अपने पक्ष में 35 लाख का नजराना देकर क्या किए थे, अपने पक्ष में कर लिया था। तो जो पेशवा वहाँ के थे वो देखे कि मैसूर तो यहाँ से हमें कर जो प्राप्त हो ही रहा है और मैसूर हमारे फेवर में ही है, तो इससे हम युद्ध क्यों लड़े। लेकिन BEIC को यह पता नहीं था कि मराठा उनके साथ मिल गए हुए हैं। तो पहले ये तीनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि पेशवा न्यूट्रल हो जाते हैं, पेशवा उसका साथ नहीं देते हैं,
और निजाम क्या हो जाते हैं, ये तो ढुलमुल नीति के हैं, इनका कोई अपना खुद का स्टैंड नहीं है, इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो खड़े नहीं होते हैं और बच जाती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के सामने क्या होता है कि युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेज़ों का बुरी तरह से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से क्या होती है, पराजित होती है, अंग्रेज़ों का पराजय होता है। और यहाँ तक कि मैं जो हैदर अली थे उसके जो यहाँ मद्रास में फोर्ट था, जॉर्ज फोर्ट, वहाँ उस किले के अंदर तक इनका अधिकार हो गया था। और इस तो वहाँ से क्या हुए कि अंग्रेज भागे और अपने आप को क्या किया कि हार स्वीकार कर लिया। और इस युद्ध में कौन कौन हम लोग देख लेते हैं कि प्रारंभ में अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज थे, मराठा थे और निजाम थे। बाद में निजाम क्या हुआ है कि मराठा हैदर अली से मिल गए हैं, मराठा और निजाम दोनों क्या हुए हैं, मिला लिए हैं अपने कुशल नेतृत्व के कारण और अपने कुशल राजनीति के कारण। वो हैदर अली मराठा को अपने पक्ष में कर लिया है और इसमें विजय हुआ है और इसमें अंग्रेज़ों का बुरी तरह से पराजय हुआ, बुरी तरह से मुंह की खाए हैं। और उसके बाद क्या हुआ है कि एक मद्रास की संधि हुई है और मद्रास का संधि जब युद्ध समाप्त हो जाता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 ईस्वी में, उसी समय एक संधि होती है जिसको हम लोग मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि में मुख्य रूप से क्या किया गया था कि हैदर अली वहाँ अंग्रेज़ों के फोर्ट में, यहाँ पे मद्रास में ये संधि हुई थी, इसीलिए इसको मद्रास की संधि कहा जाता है। फोर्ट में कुर्सी पर बैठे हुए थे और अंग्रेज लोग नीचे बैठे हुए थे। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि हैदर अली का एक बहुत बड़ा जीत था, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं BEIC जो प्लासी और बक्सर को जैसे युद्ध को जीतकर उनका जो था हौसला चरमोत्कर्ष पर था, वहीं पर यहाँ मुँह की खाए थे और पराजित हो गए थे, तो निश्चित रूप से एक करारा झटका उनको लगा था और धक्का लगा था। और इस कारण से हैदर अली का जो था काफ़ी सीना चौड़ा था, क्योंकि उन्हें जीत मिली थी और अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए थे और मद्रास की संधि हुई। तो इस संधि में हैदर अली का ही बात चला। हैदर अली कहे कि जो हमारा इस युद्ध में क्षति हुआ है, इसके लिए क्या होगा कि आपको दंड देना पड़ेगा। और दूसरा इस संधि में कहा गया कि जब मैसूर को इसके जो अन्य क्षेत्र है किसी से अगर युद्ध होता है तो BEIC को क्या करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, अपनी सेना से सहयोग करना पड़ेगा। तो अंग्रेज मान लिए इस दोनों शर्त को और इस तरह से ये संधि हो गई। और मद्रास की संधि के बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि। अब हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय देखते हैं कि क्या स्थितियां बनती है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि यहाँ अंग्रेज जो थे, BEIC जो था, बार बार उसका आक्रमण, कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि मैसूर पर मेरा नियंत्रण हो किसी तरह से। तो अब यहाँ द्वितीय युद्ध में क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय यहाँ पर पेशवा जो है क्या होता है कि पेशवा पर ही आक्रमण होता है। और पेशवा पर आक्रमण होने के बाद, क्योंकि ये अहमद शाह अब्दाली द्वितीय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 61 में, और ये क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी जो है कि पेशवा परेशान हो जाते हैं और पराजित हो जाते हैं। उसी बीच में हैदर अली को यह मौका मिलता है कि अपने राज्य को सुदृढ़ करें। तो राज्य को सुदृढ़ तो कर लेते हैं हैदर अली, और दूसरा नंबर क्या करते हैं कि जो ये नजराना देते थे वो नजराना देना बंद कर दिए। इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में खटास उत्पन्न हो गया आगे चल के। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होता क्या है कि
अंग्रेज जो थे मुख्य रूप से क्या करते हैं, इसका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण था कि अंग्रेज जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि किए थे उस संधि का वो क्या करते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। और दूसरा है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट ने किया। क्या किया था, जब युद्ध होने लगा तब उस समय। अब यहाँ मुख्य रूप से हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच में चला है, उस समय कहीं ना कहीं इसको क्या किया था, पेशवा को और मिला लिए थे और इस मिलाने के कारण BEIC का शक्ति काफ़ी बढ़ा था। और आगे चल के जब ये युद्ध होता है तो ये पेशवा उनका वास्तव में साथ नहीं दे पाते हैं। इस कारण से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था आगे बढ़ने लगा था और हैदर अली उसका शुरुआती दिन में हैदर अली अंग्रेज पर हावी होते जा रहे थे, लेकिन महज संजोग था, एक घटना थी जहां पर नॉर्मल डेथ होता है, अंग्रेज उसको मारते नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1782 में क्या होते हैं, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है नॉर्मल। और कहा जाता है कि एक पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली क्या हुए थे, घायल हो गए थे। हैदर अली घायल हो गए थे और घायल होने के कारण उनको क्या हुआ था कि उनकी मृत्यु हो गई 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, जिस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर मृत्यु के बाद भी उनके बेटा जो टीपू सुल्तान थे वो आसानी से सत्ता का वागडोर अपने हाथों में लेकर, और यहाँ कोई हलचल नहीं होता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता ही रहता है और ये युद्ध काफ़ी लंबा खींचने लगता है। तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो थे नए शासक थे और अपने पिता जैसे कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे। हालांकि वो मैसूर का टाइगर कहे जाते हैं और काफ़ी योग्य भी थे, लेकिन क्या था कि अपने पिता के जैसा कूटनीतिज्ञ नहीं थे। इस कारण से क्या हुआ कि युद्ध जब लंबा खींचने लगा तो कहीं ना कहीं परेशानी होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दिक्कत आने लगी और टीपू सुल्तान को भी। दोनों इससे युद्ध से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। और इस कारण से क्या हुआ कि 84 में जाते जाते दोनों कहीं ना कहीं इसको संधि के लिए अपने आप तैयार हो गए। और क्या हुआ कि 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि होती है। और मंगलौर की संधि जो होती है ये युद्ध बराबर पर होता है, बराबर पर रह जाता है। न इसमें BEIC जो है जीत पाती है, न टीपू की जीत होती है। दोनों ये बीच में ही दोनों बराबर पर हो जाते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि इसमें जो क्षेत्र जिनके पास था उस समय या जीते थे, तो जीते हुए क्षेत्र को वापस कर देना था, यानी कि यथावत पुनः जैसे पहले था उसी तरह से अपने आप को रखना था। और इस तरह से ये संधि हो जाती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज़ों को यह लग गया था कि कहीं ना कहीं मैसूर की शक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा है और वो मैसूर को किस तरह से पराजित करे। तो अब देखिए क्या होता है कि टीपू जब आते हैं तो इस तरह से यहाँ शुरुआती दिनों में वो फ्रांस से सहयोग लेते रहते हैं और फ्रांस के सहयोग से अपनी सेना को सुदृढ़ करना चाहते हैं और काफ़ी शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, ताकि BEIC का प्रत्यक्ष रूप से सामना किया जाए या इसको खदेड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कमज़ोर पड़ गई है और उनके यहाँ 89 में खुद का क्या हो रहा है, विद्रोह हो गया है। और वहाँ इस कारण से क्या हुआ कि इनको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त नहीं होता है। हालांकि फ्रांसीसी जो हैं हमेशा इनके फेवर में रहे हैं। आगे जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1790 से 92 में होता है। और इस युद्ध के लिए BEIC ज़्यादा जिम्मेवार नहीं थे या पेशवा ज़्यादा जिम्मेवार नहीं थे। खुद क्या था, ज़्यादा
जो जिम्मेवार थे टीपू सुल्तान थे, क्योंकि वो अंतिम समय में जिस समय ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उस समय थोड़ा सा धर्मांध हो गए थे और अपने धर्म को वहाँ पर जबरन थोप रहे थे यहाँ की जनता पर, तो इससे कहीं ना कहीं क्षुब्ध था। और जबकि ये पेशवा जो थे पूर्ण रूप से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, ये हिंदू थे, इस कारण से इनके नीतियों से कहीं ना कहीं पेशवा और निजाम क्षुब्ध थे। इसी का फायदा उठाता है BEIC, और BEIC इसका फ़ायदा उठाकर क्या होते हैं कि इनको दोनों को अपने पक्ष में ले लेते हैं, और दोनों को पक्ष में लेने के बाद क्या होता है, मैसूर टीपू सुल्तान जो हैं अकेले पड़ जाते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और यहाँ पर जब 90 से 92 में यह युद्ध होता है तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान का बुरी तरह से पराजय होता है, बुरी तरह से, यहाँ तक कि उनके राजधानी मैसूर का जो राजधानी था श्रीरंगपत्तनम, वहाँ तक पहुँच जाती है BEIC, और क्या करती है कि काफ़ी बुरी तरह से पराजित होती है। आगे संधि भी होता है, हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि टीपू सुल्तान क्या कर रहे थे, फ्रांस एवं कस्तूतुनिया से समर्थन लेना चाहते थे। ये समर्थन मिल जाएगी तो क्या होगा कि BEIC को खदेड़ना यहाँ से आसान होगा। और क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए मदद कर रही थी क्योंकि वाडिवास के युद्ध में क्या हुए थे, अंग्रेज से पराजित हो गए थे, तो दुश्मन जो होता है दुश्मन का मित्र बन जाता है। तो आगे चल के क्या हुआ था, यहाँ पे टीपू सुल्तान मुख्य रूप से वो जब समर्थन प्राप्त कर रहे थे, यह अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो फ्रांसीसियों के प्रभाव को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे। इसी कारण से वो क्या किए कि आमने सामने आते हैं, एक धर्मांध हो गए थे, ये दूसरा कारण हो गया टीपू। अब यहाँ क्या हुआ कि जब ये युद्ध हुआ तो यहाँ पे टीपू सुल्तान क्या हुए, बुरी तरह से पराजित हुए, और इसके कारण से श्रीरंगपत्तनम की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ 1792 ईस्वी में। अब देखिए इस समय क्या होता है, एक टीपू सुल्तान को अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। टीपू सुल्तान को क्या अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, और इस संधि में BEIC ने क्या किया था कि 3 करोड़ रुपए उनसे हरियाणा के रूप में लिया था कि इस युद्ध से हमें क्षति हुई है, हमें 3 करोड़ रुपए चाहिए। अगर 3 करोड़ रुपए नहीं दीजिएगा तो उनके 2 अल्पायु पुत्र थे, उसको वो क्या किए थे, अपने साथ ले गए थे अपने किला फोर्ट में। इस तरह से, और जो उनका अधिकतर भाग था, जो ये मैसूर का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में मैसूर के अधिकतर क्षेत्र को क्या किया था, अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया था। और अधिकार में लेकर उसको क्या किया था कि कुछ क्षेत्र को निजाम को दे दिया गया, जैसे इस सब क्षेत्र जो था निजाम के हिस्से में, और कुछ क्षेत्र को क्या किया गया था, पेशवा को दे दिया गया। तो ये दोनों खुश हो गए थे। लेकिन मैसूर का जो टेरिटरी था, मैसूर का जो क्षेत्र था, सिर्फ राजधानी क्षेत्र में ही रह गया था, सिकुड़ कर रह गया था। तो निश्चित रूप से कोई राजा का जो आय का स्रोत होता है उसके सीमा का क्षेत्र होता है, और वहाँ की तो मुख्य रूप से क्या हुए थे, यहाँ क्या हुआ था, इनके क्षेत्र को दे दिया गया था। कुछ BEIC रख ली, कुछ क्या हुआ कि निजाम को मिला, कुछ पेशवा को मिला। इनकी टेरिटरी काफ़ी सिमट गई, और इस कारण से क्या हुआ कि अब यहाँ 3 करोड़ रुपए भी उनको हरियाणा के रूप में देना पड़ा। उनका बंदी बना लिया गया अल्पायु पुत्र को। इससे कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान काफ़ी क्षुब्ध हो गए थे, और उनके पास वो अब शक्ति नहीं बची थी। अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो फिर सेना का कैसे निर्माण करते, अस्त्र शस्त्र कैसे आता, तो कहीं ना कहीं युद्ध में उनकी पराजय निश्चित हो जाती। इसलिए उन्होंने, टीपू सुल्तान ने सोचा, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी स्थितियां बनाई
कि फ्रांसीसियों से वो मदद लेना चाह रहे थे, और इस फ्रांसीसी वास्तव में मदद भी किए, उनके मित्र थे, फ्रांसीसी मदद भी किए। और क्या हुआ कि तब तक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में, तो 1799 के पहले ही 1798 में क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं ये युद्ध के लिए ये फ्रांसीसियों को एक लेटर लिखे थे, और इस लेटर में क्या किया था कि नेपोलियन बोनापार्ट उस समय वहाँ एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर यहाँ की परिस्थितियाँ ठीक हो जाती है तो आपको सहयोग हम निश्चित रूप से करेंगे। तो इसी के कारण से क्या किया कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर, वो लेटर जो कहीं ना कहीं यूरोप के हिस्सों में पकड़ा गया, और इस चीज़ को यूरोप वाले जो है BEIC जान गए, और क्या हुआ कि अब वो चाहते थे कि ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर को पराजित करना नहीं उनका उद्देश्य था, यानी कि टीपू सुल्तान को खात्मा करने का ही उनका प्लान था। इसी कारण से 1739 ईस्वी में क्या किया कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो मारे जाते हैं, और सहायक संधि वहाँ जबरन क्या होता है 1799 में लाद दिया जाता है, और इस प्रकार से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ पूछे जाते हैं, जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कॉर्नवालिस थे, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1799 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड वेल्जली थे। तो ये सब जो महत्वपूर्ण डाटा है युद्ध से, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और जो संधियां होती है इन संधियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर क्या है कि इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, निश्चित रूप से सभी बातें समझ में आएगी। और इसके विस्तार के लिए किताब भी, ओरिजिनल बुक जो है उसको भी पढ़ना है, ताकि आप इसके अलग से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी सॉल्व कर सकें। और इस तरह से मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।